तपन सर ये बताएं, आईटी शेयर खरीदें इन लेवल्स पर, इन धमकियों के बीच में ये सस्ते मिल रहे हैं, या ये अभी धमकियां सच हो गई तो ये और दिक्कत में आ जाएंगे? देखिए, जो भारत और यूएस के रिलेशन है जिस तरह से जा रहे हैं, ऑफ कोर्स इतने पॉजिटिव तो है नहीं। प्लस ये बात जो अफसोस वो अफवाह थी कि जो वीजा के इश्यूज और ये सब की जो बातें चले वो एक तरह से रूमर से दिख रहे हैं अभी तो, लेकिन इसका इम्पैक्ट आईटी पे तो बहुत पड़ेगा। और यूएस और इंडिया का तो चलो ये मामला जो है कि रिलेशन खराब है उसके वजह से ट्रम्प क्या स्टेप लेते हैं, लेकिन एआई का भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। जो मैंने ये वीकेंड में भी कुछ आईटी प्रोफेशनल से मैं बात कर रहा था, इंटरनली बहुत ही कह सकते हैं कि जॉब्स जा रही है। अब बड़ी बड़ी कंपनियों की मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, टीसीएस, इन्फोसिस, जो आंकड़े दिखा रहे हैं और उससे लेकिन रियल में ज्यादा, जो 12,000 की जो जॉब जाने की बात थी टीसीएस में, वो भी 30,000 से भी ज्यादा है। और लेफ्ट राइट सेंटर जॉब जो वो लोग निकाले, लिटरली इसलिए नहीं निकाले कि भाई अभी काम नहीं, काम तो है, लेकिन जो आगे जो आने वाला है ना एआई का इम्पैक्ट, वो इतना बड़ा है कि इतने लोगों की जरूरत नहीं होगी। तो ये सब फैक्टर्स दिख रहा है कि यहाँ काफी आईटी प्रेशर में है। तो मेरे हिसाब से आगे जाके भी एआई का सबसे बड़ा भूत है। ऑफ कोर्स ये ट्रम्प और मोदी जी का जो भी अभी इक्वेशन है वो शायद 1-2 महीने में ठीक हो जाएगा, लेकिन यहाँ एआई की वजह से आई थिंक मेरे से हिसाब से तो आई थिंक आईटी से दूर ही रहना चाहिए। मुझे इतना लग नहीं रहा कि इतना ग्रोथ आगे जाके वायबल है। ऑफ कोर्स वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू काफी नीचे आ गए स्टॉक्स, लेकिन आगे अगर देखो ग्रोथ नहीं आई ना तो प्रीमियम डी रेटिंग हो जाती है, पीई की डी रेटिंग होती है, तो मुझे नहीं लगता कि आगे जाके इतना ग्रोथ दिख सकेगा। आई थिंक बहुत अच्छे डोमेस्टिक सेक्टर है जहां बेटर है फोकस कीजिए, जहां क्लियर कट रोड मैप है कंपेयर टू आईटी, जहां बहुत सारे प्रॉब्लम्स दिख रहे हैं अभी हाल फिलहाल तो। तो सर इंडियन आईटी में अगर किसी का एक्सपोजर है अभी, तो और उसको अगर ये सोचना है कि चलिए ठीक है इंडियन आईटी में थोड़ा बहुत वेटेज में रखना चाहता हूँ, क्योंकि इंडियन आईटी का भी एक अपना एक अलग वेटेज है, और पोर्टफोलियो में किसी के इन्फोसिस है, टीसीएस है, सब दिमाग में यही आता है कि ये लॉन्ग टर्म में तो बुरे हैं नहीं, तो रख ही लेते हैं, क्योंकि इनकी लॉन्ग टर्म हिस्ट्री इस तरह की रही है कि इन्होंने बड़े बड़े बुरे दौर देखे और फिर रिकवर होकर बहुत तेजी से आ गए। अगर किसी एक में रखना हो, मान लीजिए आपके पास 10 शेयर हैं या 5 शेयर हैं आईटी के अलग अलग, एक में रखना हो या 2 में रखना हो, वो कौन से होंगे? देखिए, मैं अगर आईटी में रखना ही है तो लार्ज कैप में मैं एचसीएल टेक्नोलॉजी के साथ जाऊंगा। उनका कामकाज काफी अच्छा है और जिस तरह से एआई में भी प्रोग्रेस किया है तो वो एक सेफर बेट रहेगी कंपेयर टू इन लार्ज कैप। अगर मिड कैप में जाओगे तो आई थिंक कोफोर्ज और परसिस्टेंट, ये 2 स्टॉक हो गए जो मेरे रेडार में रहेंगे, क्योंकि वो भी एआई में काफी काम कर रहे हैं और उनका ग्रोथ कंपैरेटिवली काफी अच्छा है। अगर आप देखो डबल डिजिट ग्रोथ है, इस लास्ट क्वार्टर का इतना अच्छा नहीं आया है, लेकिन ग्रोथ पे फोकस करना है, डबल डिजिट ग्रोथ आना चाहिए, क्योंकि वो सब 50 to 60 के पी पे चल रहे हैं, जबकि ये बड़े बड़े स्टॉक ऑलमोस्ट 20 से 25 के पी पे चल रहे हैं। तो वहां अगर आप देखो डबल द वैल्यूएशन है, लेकिन ग्रोथ अगर आती है तो आई थिंक कोफोर्ज और परसिस्टेंट और बड़े में एचसीएल, ये 3 स्टॉक मेरे रेडार में रहेंगे। ठीक है, तो कोफोर्ज, परसिस्टेंट और एचसीएल टेक, ये 3 शेयर हैं जो कि तपन जी की रडार पर हैं। तपन जी को लगता है कि यहाँ पर इन 3 शेयरों में अगर आपका पोर्टफोलियो में आपके 3 शेयर हैं तो एक बार को फिर भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। गिरेंगे देखिए सब, लेकिन घबराने की उतनी जरूरत नहीं है अगर आईटी पर कोई भी चाबुक चला। लेकिन अगर आप आईटी पर कोई चाबुक नहीं चला तो चलेंगे सबसे तेज ये तपन जी का मानना है। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर लेते हैं। यूरोप भारत का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जल्द हो सकता है। यूरोप के एग्रीकल्चर कमिश्नर और ट्रेड चीफ इस हफ्ते भारत आने वाले हैं। दिसंबर तक ये ट्रेड डील पूरा करने का लक्ष्य दोनों रीजन ने रखा हुआ है। 17 सितंबर को यूरोप एक महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट कर सकता है इंडिया को लेकर, अपार्ट फ्रॉम ट्रेड रिलेशन। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होगी। देखिए 17 सितंबर, अगर आप इस डेट को थोड़ा याद करें, ढंग से दिमाग पर जोर डालें, तो हमारे प्रधानमंत्री जी का बर्थडे है। अब यूरोप वाले गिफ्ट देने के मूड में है क्या तपन जी? कोई मूड लग रहा है क्या यूरोपियन यूनियन का? वो भी तो अमेरिका से त्रस्त है क्या? ऐसे अगले 3 महीने में दोनों पक्षों के बीच में कई मीटिंग भी होनी है। देखिए, इंडिया हो या यूरोप हो या कोई भी कंट्री हो, अभी आजकल क्या है कि जिस तरह से ट्रम्प साहब ने टैरिफ लगाए ना, लोग एक दूसरे को ज्यादा देख रहे हैं और पहुंच रहे हैं, क्योंकि एट द एंड को सबको धंधा करना है। और जिस तरह से ट्रम्प का बिहेवियर है तो सबको लग रहा है कि आगे जाके उनका रुख और कुछ होगा, तो हमारा वहां अगर एक्सपोर्ट कम हो गया तो कहीं तो जाना पड़ेगा। इंडिया
सबसे पॉपुलेटेड कह सकते हैं पॉपुलेशन में नंबर 1 है। तो ऑफ कोर्स इंडिया को तो एक बड़ा मार्केट है, तो यूरोप हमेशा देखना चाहेगी। और आप देखो इंडिया भी अभी बाकी सब कंट्रीज की तरफ जा रहा है। 40 कंट्री के ज्यादा वो लोग देख रहे हैं, क्योंकि जो 50% टैरिफ लगे तो कहीं ना कहीं तो सेल करना पड़ेगा। तो मैं तो पूरा, मुझे तो लग ही रहा है कि कुछ ना कुछ डील अच्छी होगी और करनी होनी भी चाहिए, क्योंकि अभी यूएसए पे भरोसा नहीं कर सकते। वी नीड डिफरेंट एवेन्यूज एंड यूरोप इज वन ऑफ अ बिगर, कह सकते हैं ना, कि एक बड़ा कॉन्टिनेंट है जहां हम लोग अच्छा सेल कर सकेंगे, और वहां एक तरह से ना अपना ऑलरेडी रूट्स है। सो मेरे हिसाब से आई थिंक बोथ फॉर यूरोप एंड इंडिया इट्स अ गुड वन। अगर कुछ होता है तो आई थिंक 17 सितंबर आप शायद खुशखबरी देख भी सकते हैं। बिल्कुल ठीक है सर। ये जो यूरोप से जुड़े हुए शेयर हैं, लाइक टाटा मोटर्स आज अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहा है। टाटा स्टील पिछले वीक का स्टार परफॉर्मर था, जो कि अच्छी स्ट्रेंथ दिखाकर चलता रहा। अपोलो टायर्स, मदरसन सुमी, इनमें ऑटो की तरफ तिलक लग गया कि ऑटो शेयर चला, तो इसलिए सारे ऑटो एंसिलरी भी थोड़े बहुत चल गए। लेकिन एक्चुअल विनर कौन से होंगे जब यूरोप के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात एक अच्छे लेवल पर पहुंच जाएगी? अभी शुरुआत हो रही है इस वीक से, लेकिन शुरुआत के बाद जब ये अच्छे नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाएगी, तो कौन से शेयर खरीद के रख लें अभी से? देखिए शेयर तो अगर मैं सच बोलूं तो मुझे बेनिफिशियल तो ऑफ कोर्स ये ऑटो मोबाइल्स एंड ऑटो इनसे ज्यादा लगे, लेकिन वो सब स्टॉक ऑलरेडी बढ़ चुके हैं। एक्चुअली टाटा मोटर्स इतना बड़ा नहीं है। टाटा मोटर्स की खुद की दिक्कतें ज्यादा है। जैगुआर लैंड रोवर के नंबर्स ही अच्छे नहीं आए, खास करके यूरोप के और चाइना के अच्छे नहीं आए। लेकिन अगर ये कुछ ट्रीटी होती है और अगर कुछ चीजें बाहर आती है और टैरिफ में भी कुछ, यानी कुछ ना कुछ कंसेशन मिलता है, तो आई थिंक टाटा मोटर एक ऐसा स्टॉक है जो आपके रेडार में रहना चाहिए, क्योंकि अभी भी वैल्यूएशन वाइज काफी नीचे है। ऑफ कोर्स उसके कुछ और ही इश्यूज है, लेकिन आगे जाके डीमर्जर की बात है एंड ऑल दैट। तो मेरे हिसाब से टाटा मोटर एक शेयर है जो आई थिंक अगर 1-2 साल रखोगे तो इस लेवल पे अभी भी इतना भागा नहीं। आप देखो एमएनएम, मारुति, वो सब काफी भाग चुके हैं। और ऑटो एंसिलरी में भी जैसे मदरसन सुमी और वो सब है, क्योंकि वहां भी अगर आप देखो तो टैरिफ का मामले की वजह से यूएस में भी काफी एक्सपोर्ट हो रहा है और ऑफकोर्स यूरोप में भी हो रहा है, तो वहां भी इश्यूज है। तो ऑटो एंसिलरी भी एक ऐसा स्टॉक है, वो देखे। केमिकल दूसरा एक सेक्टर होगा जो ध्यान में नजर आना चाहिए, क्योंकि केमिकल में भी यूरोप एक बड़ा मार्केट है। केमिकल स्टॉक, स्पेशलिटी केमिकल्स इतने बड़े नहीं है, और जैसे दीपक नाइट्रेट ले लो, एसआर ले लो, वो काफी ऑलरेडी अभी डाउन है, तो वो भी थोड़े रेडार में रहने चाहिए। कहते हैं ना, बॉटम अप अप्रोच करके थोड़ा अगर रिस्क ले सके और थोड़ा पेशेंस है तो आप ये भी एक्यूमुलेट कर सकते हो। तपन जी, आपका क्या मानना है सर? ये जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं या ये जो रिफाइनिंग कंपनीज हैं, जिन्होंने बहुत अच्छा पीरियड एंजॉय किया रशिया से सस्ता तेल खरीद खरीद के, अब ये क्या पॉसिबिलिटी है कि इतना ही ऐसा पीरियड एंजॉय कर पाएंगे? इनके शेयरों का भविष्य क्या लग रहा है आपको? जी, जैसे विनीत जी ने कहा कि नो, ओवरऑल अभी तो मुझे नहीं लगता कि एडिशनल टैरिफ भी लगेंगे, क्योंकि थोड़े ट्रम्प साहब तो थोड़े नर्म पड़े हुए। और आगे जाके जिस तरह से इंडिया, चाइना और रशिया का अगर आप देखो, वो जो फोटो सेशन हुआ एससीओ समिट से, उससे थोड़े यूएस में थोड़ी घबराहट तो हुई कि ये अगर अलग ही ब्रिक्स कंट्री खड़ी रहेगी तो उनके लिए प्रॉब्लम है। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि थोड़े नर्म पड़ेंगे। हाँ, अभी दूसरा एक कंट्री कौन सा है जो बड़ा तेल लेता है, वो है चाइना, और एक है रशिया, सॉरी यूरोप, जो एलएनजी लेता है। तो आई डोंट थिंक कि उनपे वो टैक्स लगाने वाले। चाइना पे तो लगा ही नहीं सकते, उनकी हिम्मत ही नहीं है यूएस की, नहीं तो लगाना होता कब का लगा दिया होता। तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ बोलने की बात है, आगे जाके कुछ होगा नहीं। लेकिन मुझे यहाँ से ऐसा लग रहा है कि इंडिया अपना अभी स्टैंड पीछे नहीं लेगा, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने ऑयल और इंपोर्ट करने लगे रशिया से, तो वो दिखा रहा है कि दे डोंट केयर अबाउट व्हाट यूएस इज सेइंग। और वैसा ही स्टैंड मोदी जी ने, और मोदी जी ने 4 बार फोन नहीं उचके, ऊपर से ये अपना इंपोर्ट और बढ़ा दिया है, ऊपर से ये एससीओ समिट में ये खास करके वो फोटो सेशन किया, तो वो हर चाल अच्छी तरह से खेले कि जिससे यूएस थोड़े ऊपर नीचे। और अभी लग रहा है कि आई थिंक कुछ ना कुछ डील होगी, शायद 1-2 महीने में, नवंबर एंड तक, जो पीयूष गोयल जी ने बोला है। मुझे नहीं लग रहा है एडिशनल टैरिफ लगेंगे। ये सब सिर्फ बोलने की बात है, और जितना डैमेज होना तो ऑलरेडी 50% में हो चुका है, इससे ज्यादा क्या होगा। अभी तो हमें बस वही है, जैसे यूरोप की डील हो रही है, बाकी सब डील अगर हो जाए थोड़ा हमें वहां से कंसेशन मिल जाए, अदरवाइज द थिंग्स आर ऑलरेडी डैमेज, इससे ज्यादा क्या डैमेज होगा। पर सर इंटरनेट हुआ धीमा,
ये थोड़ी सी खबर इस समय चल रही है और रेड सी केबल आउटेज से इंटरनेट पर असर पड़ा है। रेड सी केबल के 4 ऑपरेटर हैं जिसमें कि टाटा कम्युनिकेशन भी एक ऑपरेटर है। मिडिल ईस्ट साउथ एशिया में इंटरनेट स्लो पड़ा है। भारत, पाक, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश पर इसका असर हो सकता है। हालांकि इंडियन कंपनीज ने अभी इस तरह की कोई शिकायत नहीं की है। ऐसा माना जा रहा है कि हुती संगठन के चलते कुछ उन्होंने प्रॉब्लम क्रिएट की और आउटेज होने की अटकलें हैं। तपन भाई ये बताएं, ये जो अगर इंटरनेट स्लो हो गया तो कौन सी कंपनीज को इम्पैक्ट पड़ने वाला है? वैसे तो टेलीकॉम की 3-4 ही कंपनी है, लेकिन उससे एसोसिएटेड कंपनियां भी कुछ हैं क्या? नहीं, आई थिंक इससे आई थिंक डोंट थिंक इतना बड़ा इम्पैक्ट आएगा। अगर स्लो भी हुआ है तो मे बी फ्यू आवर्स के लिए या एक वन डे के लिए, आई थिंक डोंट थिंक उसका इतना बड़ा इम्पैक्ट आ सकता है। अनलेस अनलेस कोई हैक हो जाए या ऐसा कुछ होता है तो ज्यादा इम्पैक्ट आता है। सो प्लस इसमें ज्यादा कंपनीज तो आपको भी पता है, टाटा है, वोडाफोन है और ये एयरटेल है, और बाकी सब अगर आप इंडस टावर वो सब ले ले, पर आई आई डोंट थिंक इतना बड़ा इम्पैक्ट आएगा। ये थोड़ा इंट्राडे के लिए थोड़ी मूवमेंट आएगी, बाद में वापस ठीक हो जाएंगे। वाले हैं। तपन जी ये बताएं, आंकड़े बताएंगे 2% महंगाई, 1.5% महंगाई पिछले महीने थी। आई थिंक उतनी ज्यादा टेंशन तो नहीं होगी आरबीआई गवर्नर को, क्योंकि मॉनसून तो ठीक ठाक रहा है। लेकिन अब जो सितंबर वाला मॉनसून है ना, वो डैमेजिंग भी बन चुका है, तो ये थोड़ा सा डरा भी रहा है कुछ लोगों को। आप बताएं सर, आप इन्फ्लेशन के आंकड़े से डरेंगे या आप को कोई फर्क नहीं पड़ेगा? देखो, इन्फ्लेशन के आंकड़े तो कहना ऑल टाइम लो के बराबर है यार। 1.5 का 2 भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, वेल बिलो आरबीआई का जो गाइडेंस होता है उसके नीचे है। तो आरबीआई को कोई प्रॉब्लम नहीं है, अनलेस अनलेस वो 4 के ऊपर चलना है, चालू हो जाए 3.5 4 के ऊपर, तब आरबीआई को टेंशन होती है। हाँ, लेकिन आरबीआई इंटरेस्ट रेट कट नहीं कर रहा है, क्योंकि वो भी देख रहा है कि मैक्रो लेवल पे ये जो ट्रम्प के टैरिफ के इश्यूज है, बहुत सारे और इश्यूज चल रहे हैं, जिसकी वजह से प्लस आई थिंक वो फेड के जब रेट कट होगा, आई थिंक उसके बाद शायद हम लोग फॉलो करेंगे। नॉर्मली हम लोग यूएस को ज्यादा फॉलो करते हैं, तो देखना पड़ेगा कब फॉलो होगा। लेकिन आई डोंट थिंक कि आरबीआई को अभी इन्फ्लेशन की चिंता है। अभी टेंशन वही है कि जो जो जैसे आपने बोला, एक्सपोर्ट के जो पैकेजेस अनाउंस होंगे और कितने पैकेजेस अनाउंस करने हैं वो देखना पड़ेगा, और एनपीएस का क्या इशू होता है, क्योंकि ये सब बैंक्स, ये सच बोलता हूँ तो ये बहुत बड़ा इशू है अपने पास, अभी हमको पता नहीं चल रहा है। लेकिन अगर ये जितना, अगर जिस तरह से पीयूष गोयल जी बोल रहे हैं कि नवंबर तक खींच सकते हैं, तो भाई ये तो 3 महीने में, तो 2 महीने में बहुत सारे कंपनियों को बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, और इनके क्वार्टरली रिजल्ट तो बहुत ही बड़े कोलैप्स होने वाले हैं। गवर्नमेंट सेल्स तो बढ़ा नहीं सकती, बहुत तो बहुत क्या होगा कि भाई आप लोन रिपेमेंट में आप थोड़ा इंस्टॉलमेंट बढ़ा देंगे, ये सब करेंगे, लेकिन फाइनेंशियल जो लॉस होगा वो बड़ा होगा। मुझे पता है, यहाँ सूरत में, राजकोट में, मैं गुजरात से हूँ, तो मुझे पता है किस तरह से जॉब्स जा रही है। तो वो बड़ा इशू है, और वो आरबीआई के दिमाग में भी चलेगा, क्योंकि इससे एनपीए बनने के चांसेस हो जाते हैं सभी कंपनियां, बैंक्स के, जो जो पब्लिक सेक्टर बैंक खास करके। तो आई थिंक आरबीआई के लिए वो ज्यादा चिंताजनक है। इन्फ्लेशन तो कंट्रोल में है, तो वो टेंशन नहीं है। लेकिन हाँ, थोड़ा ट्रिकी हो गया है आरबीआई के लिए कैसे रेट कट हो गया, लेकिन मुझे लग रहा है यहाँ से रेट कट आएगा, जैसे ही फेड का कट आता है आरबीआई भी रेट कट करेंगे। तो बाकी सब डोमेस्टिक फेसिंग सेक्टर में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड में बहुत बड़े प्रॉब्लम्स है। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट सेशन अटेंड कीजिए, जहां हम लोग बताएंगे किस तरह से अच्छा पोर्टफोलियो बना सकते हैं आप इक्विटी, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड्स, ईटीएफ, आईपीओ में। तो एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो जो आपको फाइनेंशियल गोल अचीव करने के लिए मदद है। तो लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में दिए, जरूर अटेंड कीजिएगा। और आप चाहते हो कि आपका पोर्टफोलियो अच्छा बने, तो आप हमारे वेबसाइट को भी अटेंड कीजिए, www.catapan.in, जहां हमने इक्विटी, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड, ईटीएफ, आईपीओ के बारे में किस तरह से हम लोग बाय और सेल रिकमेंडेशन देते हैं, अलोंग विद द रिसर्च रिपोर्ट्स, वीकली सेशन, और काफी सारे रिसर्च ऑन डेली, ऑन वीकली बेसिस आपको मिलते हैं। तो www.catapan.in भी जरूर अटेंड कीजिएगा।